हाँ तो दोस्तों, वैष्णवी क्लासेस के आज के सेशन में और प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो हमारा लास्ट वीडियो था सीक्वेंस ऑफ टेंस, आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। ठीक है, आपने उसे अच्छे खासे व्यूज़ दिए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ उसे अच्छे से समझ लीजिए। उसे समझने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है पास्ट टेंस की पढ़ाई करना। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पास्ट टेंस की तरफ आते हैं। ध्यान से देखेंगे, हमारा आज का हेडिंग है पास्ट टेंस। आपको पता है पास्ट टेंस के 4 रूप होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको पास्ट टेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ। चलिए, तो हमारा पहला हेडिंग है आपका पास्ट इंडेफिनिट। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। इसे हम लोग सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर टेंस की पढ़ाई के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद होना चाहिए: सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस या माइनस। जब इसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं अपने रूल्स पे। ठीक है, इसके रूल्स हमारे क्या क्या हैं? तो रूल 1 जो आपको बताया गया था, रूल 1 आपका ये है: इफ़ एनी क्लॉज इज इन पास्ट टेंस इट्स subordinate clause must be in past tense। अगर कोई भी क्लॉज भूतकाल में है तो उसके बाद जो क्लॉज आएगा, जो कि उससे जुड़ा हुआ रहेगा, वो भूतकाल में ही रहेगा, पास्ट में ही रहेगा। ये पॉइंट सीक्वेंस ऑफ टेंस में बहुत ज़्यादा समय देके क्लियर किया गया, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रिवीजन के लिए पॉइंट आपको दे दिया गया है। इसके साथ एक और पॉइंट है, इसी में दूसरा पॉइंट आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट नेवर चेंजेस its form even after past clause। मतलब अगर आगे कोई क्लॉज भूतकाल में है, उसके बाद अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट आ रहा है तो अपना टेंस चेंज नहीं करता है। वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। ये भी सीक्वेंस ऑफ टेंस को पढ़ाते समय मैंने बहुत ध्यान से इसको लिखवाया था, समझाया था। ये चूँकि पास्ट टेंस का पहला नियम है तो लिखना जरूरी था। इसे समझने के लिए सीक्वेंस ऑफ टेंस की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल 1 को आप नोट कर लीजिएगा, ये हर जगह लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ। इफ़ एनी क्लॉज इज इन पास्ट टेंस इट्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट मतलब जो उस पर निर्भर है, जो उसके बाद आ रहा है, मस्ट बी इन पास्ट टेंस, वो भी भूतकाल में ही होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट नेवर चेंजेज इट्स फॉर्म इवन आफ्टर पास्ट क्लॉज। अगर आगे वाला क्लॉज पास्ट में है, उसके बाद आप यूनिवर्सल ट्रूथ या क्लॉज लिख रहे हैं, वो अपना रूप कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया। चलिए हम लोग आते हैं अपने रूल 2 पे। ध्यान से रूल्स को देखा जाए। ठीक है, एक एक रूल्स को ईजी वे में देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। चलिए रूल नंबर 2 पे ज़रा हम लोग आते हैं। रूल 2 हमारा क्या है? रूल 2 ज़रा ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, यस्टरडे ETC में कर देता हूँ, प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, याद रखा जाएगा। मतलब इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो कहा जाए इफ़ एनी सेंटेंस has past denoting clause या word, किसी भी वाक्य में अगर भूतकाल को दिखाने वाला क्लॉज या शब्द मौजूद है, द सेंटेंस मस्ट बी
इन पास्ट इंडेफिनिट। अगर भूतकाल की चर्चा हो रही है, भूतकाल दिखाने वाला शब्द है जो भूतकाल के समय को दिखा रहा है, समझिएगा, भूतकाल के समय को जो दिखला रहा है, तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक एग्जांपल ऐसा लिखा गया है, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा है। तो जैसे आप इस वाक्य में देखते हैं कि यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे तो भूतकाल का समय है, भूतकाल को दर्शा रहा है। अब आप हैव सीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे हैव सीन के स्थान पे किसका प्रयोग करना होगा, वर्ब के दूसरे रूप का सॉ का इस्तेमाल करना होगा। आई सॉ हिम यस्टरडे। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर भूतकाल को दिखाने वाले वर्ड आ गए तो आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ यहाँ से वीडियो को जंप नहीं कीजिएगा, आगे नहीं बढ़ाइएगा। आगे बढ़ा चुके हैं तो फिर वापस आइएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार मैंने एसएससी और बैंक के क्वेश्चंस में एक खास तरह का क्वेश्चन देखा है जिसमें आप मुझे बताएंगे पहले, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड प्रीवियस। लास्ट और प्रीवियस के यूज़ में क्या फ़र्क है? अगर एग्जैक्ट आंसर आपके दिमाग में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जान लीजिए, इस पर भी कई बार क्वेश्चन को मैंने देखा है और कई बार देखा हुआ है। मैं इसे साइड में यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, आप प्लीज़ ये भी नोट कर लेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो है ये बहुत ही लेयर्स में होता है, ठीक है। कई बार हम लोग बहुत हड़बड़ी में चीज़ों को पढ़ जाते हैं और कई बार हम लोग ध्यान दे के एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान दे के पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई में, आप सेल्फ स्टडी में आप जब पढ़ रहे हैं तो जितना ज़्यादा समय आप किसी आप टॉपिक पे देते हैं उतना मार्क्स आपका एग्जामिनेशन में बढ़ता है, याद रखिएगा। जितनी हड़बड़ी में आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो तैयारी तो हो ही जाती है, लेकिन उतना एग्जाम में आप पिछड़ते जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ तैयारी कर लेना बड़ी बात नहीं है, पॉइंट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। लास्ट जब भी यूज़ होगा इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और प्रीवियस जब भी यूज़ होगा तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट गवर्नमेंट होता है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस गवर्नमेंट दे देता है, गलत है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब भी नाउन आएगा प्रीवियस के बाद तो प्लूरल आएगा। लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर्स कभी नहीं होता है, लास्ट ईयर होता है। लास्ट नाइट होता है, ठीक है। लास्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ नहीं होता, लेकिन प्रीवियस मंथ्स होते हैं। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन देखा गया है। तो ये जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो एक एक वर्ड के सारे यूजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये नियम भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करते चलेंगे तो हमारा रूल 2 साफ साफ तौर पर क्लियर है। अगर भूतकाल दिखाने वाला कोई शब्द मौजूद है तो हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 पे। चलिए ध्यान से रूल 3 को देखा जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं, रूल्स को रटिए नहीं, रूल्स को दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसे सेट कीजिए कि जब क्वेश्चन सामने है तो वो आपसे बने, ठीक है। एट अ टाइम भी कोई आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए। जैसे एट अ टाइम कोई आपसे पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 या 4 नियम बताइए, तो अगर आप तुरंत में बता सकते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं बता सकते हैं तो मेहनत करने की आवश्यकता है, एक्सक्यूज़ अपने आप को नहीं दे सकते हैं आप। चलिए अब हमारा है रूल 3। रूल 3 हमारा क्या कहता है, गौर से देखा जाएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ राइट टाइम, या इट इज़ राइट टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, याद रखा जाएगा। अगर वाक्य में ये फ्रेज आपको दिखते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ राइट टाइम, ये आर है, RIGHT, राइट टाइम, उसके बाद जो टेंस आएगा वो हमेशा हमेशा जब तक आप धरती पर जिंदा हैं पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम he has called me, अगर सवाल आपको दे दिया गया इट इज़ टाइम ही हैज़ कॉल्ड मी, मतलब यही वो समय है जब उसने मुझे बुलाया। यहाँ पे आपको सीधे हैज़ को क्रॉस कर देना होगा। ही कॉल्ड मी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, वाक्य सही हो गया। तो अगर ये सारे फ्रेजेज आते हैं तो वाक्य हमेशा आगे वाला जो क्लॉज रहेगा वो किस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। 3 रूल क्लियर हो गए, आसान तरीके से आप रूल को देख रहे हैं। चलिए आप इसे नोट करते चलिए। 4th रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात भी है। चलिए आते हैं हम लोग
फोर्थ रूल पे हमारा रूल 4, पास्ट के रूल्स पे। सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ने के बाद पास्ट पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, बस आपको इस पे पेशेंस रखना होता है, चीज़ें आपको अपने आप समझ में आती जाती हैं। रूल 4 हमारा क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से देखा जाए। इफ़ टू क्लॉज आर कनेक्टेड विथ कंडीशनल्स। मुझे याद है कि मैंने कंडीशनल्स के बारे में चर्चा किया था जब मैं प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेशनशिप को पढ़ा रहा था टेंस एडवांस लेवल क्लास 2 में, ठीक है। कंडीशनल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं फिर एक बार याद आपको दिलाता हूँ। इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, वाट एवर, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, एज, सून एज, ये सारे वर्ड क्या हैं, कंडीशनल्स हैं। ये सारे वर्ड क्या हैं, कंडीशनल्स। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप जाके टेंस एडवांस लेवल क्लास 2 को ज़रूर देखिए, उसमें कंडीशनल्स की चर्चा की गई है। मैं फिर यहाँ लिखता हूँ, इफ़ टू क्लॉज आर कनेक्टेड विथ कंडीशनल्स वुड कैन नॉट बी, would, WOULD, ये मॉडल्स है, would cannot be used in both clause। in this condition, इस हालात में conditional clause is changed into पास्ट इंडिफिनिट। मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, आप इसे फिर से समझ लीजिए। अगर दो क्लॉज आपस में कंडीशनल से जुड़े हुए हैं, इस नियम का प्रयोग तभी करेंगे जब कंडीशनल से जुड़े हुए हैं, कंडीशनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर दो क्लॉज कंडीशनल से जुड़े हुए हैं तो क्लॉज के दोनों हिस्सों में वुड का प्रयोग नहीं हो सकता है, वुड दोनों हिस्सों में नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में जो कंडीशनल वाला हिस्सा रहेगा, मतलब जिस क्लॉज के पहले ये सारे कंडीशनल वाले शब्द लगे हुए रहेंगे, उसे आपको पास्ट इंडिफिनिट में बदल देना है। इफ़ टू क्लॉज आर कनेक्टेड विथ कंडीशनल्स वुड कैन नॉट बी यूज इन बोथ क्लॉज। इन दिस कंडीशन कंडीशनल क्लॉज इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडिफिनिट। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, आई वुड गो इफ ही वुड कॉल मी। चलिए, एक वाक्य यहाँ पे दे दिया गया, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसे बॉक्स में कर देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी होगी। आई वुड गो इफ़ ही वुड कॉल मी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इफ़ कंडीशनल लगा हुआ है, यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है, ये वाक्य गलत है। तो ये वाला हिस्सा कंडीशनल क्लॉज है। आपको तुरंत यहाँ से वुड को हटा के और यहाँ कॉल की जगह क्या लिख देना होगा, कॉल्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर वाक्य में वुड के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का। दोनों तरफ पास्ट इंडिफिनिट हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर से मैं समझाता हूँ, अगर ये दोनों तरफ पास्ट इंडिफिनिट होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन दोनों तरफ वुड है तो मुझे आपत्ति है। दोनों तरफ वुड के रिपीटेशन को रोकने के लिए पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का तो नियम आपने व्हेन पे देखा ही है सीक्वेंस ऑफ टेंस में। क्लियर है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एग्जांपल को भी समझ लीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, वुड के रिपीटेशन को रोकने के लिए पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि दोनों तरफ पास्ट इंडिफिनिट आप देखिएगा तो वहाँ पे एक काट के वुड लगा दीजिएगा, ऐसा प्लीज़ नहीं कीजिएगा। इसको समझने के लिए सीक्वेंस ऑफ टेंस वाले वीडियो को दोबारा देखिए, पहले आप यहाँ पे इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा रूल पूरी तरह समाप्त हो गया है। पास्ट इंडिफिनिट में यही 4 रूल हैं और यही 4 रूल पर्याप्त हैं, इसमें किसी तरह का आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए, तो पास्ट इंडिफिनिट आपका पूरी तरह क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन पे भी हम लोग आगे गौर करेंगे। फोर्थ रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल्स होना चाहिए, दोनों तरफ वुड का प्रयोग होगा तो वो गलत माना जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हमारा अगला हिस्सा है, हम लोग को पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस। आगे के जो भी पास्ट के रूप हैं उनमें कोई ज़्यादा नियम कभी नहीं है, नियम ज़्यादा नहीं है, बस समझदारी के साथ उसके यूजेज को अच्छे से समझना है, वो अपने आप आपसे बन जाएगा। चलिए, अगला हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। उसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। हम उसे यहाँ पे लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, NUOUS। चलिए, हो गया। चलिए, इसका स्ट्रक्चर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, ठीक है, आसान सा स्ट्रक्चर है इसका। चलिए,
का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस वर्ब का चौथा रूप, आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। वर्ब के चौथे रूप का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं लगाता हूँ प्लस अथवा माइनस, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्लियर है? चलिए ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसके रूल्स पे हम लोग आते हैं। चलिए रूल 1 हमारा क्या कहता है इसका? रूल 1 हमारा कहता है इट नेवर यूजेज टाइम। इस स्ट्रक्चर में कभी भी समय का चर्चा नहीं होता है। समय का चर्चा अगर इसमें आ जाएगा तो ये बाकी गलत हो जाएगा। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, सोमवार, मंगलवार, ऐसा इसमें कभी नहीं होता है। ठीक है? क्या यूज होता है वो मैं आपको बतला देता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। चलिए रूल 2, रूल 2 इसका पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ दे दूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगा। जैसे अगर लिखा गया है ही वाज स्लीपिंग फॉर 2 hours, ये लाइन गलत हो गया, तुरंत गलत हो गया। आप इस लाइन में वाज स्लीपिंग का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें समय का चर्चा नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आपको इसे तुरंत परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होगा, आपको इसे हैड बीन स्लीपिंग में करना होगा। ठीक है? चलिए अब हमारा है रूल 2। रूल 2 देखा जाए, दोज डेज प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। दोज डेज अगर कहीं लिखा हुआ है उन दिनों, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होता है। जैसे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दोज डेज। आप दोज डेज को आगे भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं, उससे मुझे मुद्दा नहीं है। अगर वाक्य में दोज डेज लगा हुआ है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर है? रूल 1 और रूल 2 आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आसान आसान रूल थे। रूल 3 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है? रूल 3 ये भी बहुत आसान है। ठीक है? रूल 3 में मैं 2 पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है? कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। रूल 3 ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, अगर थोड़ा सा किसी की मेमोरी अच्छी होगी तो कहा जा सकता है पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे लिखते हैं वर्ड, प्लस पास्ट कंटिन्यूअस प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड्स। समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ वर्ड थे, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट हो गया, पास्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, यस्टरडे हो गया। चलिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ वर्ड थे। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद होनी चाहिए, आप उसे पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ड क्या थे? नाउ था, एट प्रेजेंट था, प्रेजेंटली था। ठीक है? एट दिस टाइम था, एट दिस मोमेंट था, दिस टाइम था, ETC था। मैं लिख देता हूँ, वीडियोज़ में बताया गया, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा। अगर ये दोनों वर्ड वाक्य में मौजूद हैं तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे यस्टरडे आई वाज ईटिंग नाउ, मतलब कल इस समय या अभी मैं खा रहा था। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यस्टरडे है तो वाज ईटिंग कैसे, ये तो सिंपल पास्ट होना चाहिए, पास्ट टेंस। बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कोई ना कोई वर्ड या फ्रेज मौजूद हो गए। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ड या फ्रेज मौजूद है और साथ में पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड या फ्रेज मौजूद है तो वो टेंस किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसको याद रखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है? इसमें बहुत लोग माय गॉड व्हाट इज दिस, समथिंग नॉइजी। चलिए ध्यान नहीं देते हैं उस पर, ध्यान देते हैं यहाँ पर। चलिए
अक्सर वीडियोज बनाते समय बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता ही है, लेकिन आप लोग अक्सर एडजस्ट कर लेते हैं, मैं भी एडजस्ट करता हूँ। चलिए किया जाए इन चीज़ों को। आपका रूल तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी ज़्यादा रूल है नहीं, आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस आपका पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इसमें एक रूल सीक्वेंस का है जो मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस में बताया हुआ है, प्लीज़ आप लोग उसे देख लेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस से सीक्वेंस तैयार होता है। ग्राफ नंबर 3 सीक्वेंस ऑफ टेंस को प्लीज़ अच्छे से देख लेंगे अगर नहीं देखे होंगे तो। अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट। हमारा अगला टारगेट है पास्ट परफेक्ट। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आएंगे पास्ट परफेक्ट पे। चलिए, बहुत ही आराम से इन सब चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। टेंस का इनिशियल कॉन्सेप्ट अगर किसी को मिल चुका है तो बाद में उस आदमी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बेसिक्स में ही सारी क्वालिटी है, इसलिए बेसिक क्लास में काफ़ी समय लगा था, मुझे भी काफ़ी समय लगा था। और इसमें आपको कोई भी व्यक्ति, मैं या कोई भी व्यक्ति खुद से सिर्फ समझा सकता है। समझना आप लोग को है, ठीक है, हम प्रयास कर सकते हैं, समझना तो आप ही लोग को है। तो बेसिक्स जिसका मजबूत होगा उसको आगे अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। हमारा अगला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस अथवा माइनस लगाते हैं। चलिए, रूल 1 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होगा। दिस स्ट्रक्चर नेवर कम्स एलोन। याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर अकेले आता ही नहीं है, अकेले ये लाइन पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मिसकॉन्सेप्शन यहाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग यहीं पे बोलेंगे अरे ऐसा कैसे होता है, ये तो गलत है। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए क्या कहा जा रहा है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। ये एक डमी सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप अकेले कहीं लिख ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल सही है, लेकिन ये एक वाक्य नहीं है पूरा, ये पूरा वाक्य हो ही नहीं सकता है। आप सोचिए कभी बात, कभी हो सकता है कि आप सुबह जगते जगते बोलें कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ऐसा नहीं। ये कब बोलेंगे? आप कहेंगे मैं राम से पहले नाश्ता कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे के पहले आया या नहीं आया, आफ्टर बिफोर बताया गया था। जब आपसे, ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे मैं नाश्ता कर चुका था, चुका हूँ नहीं, सॉरी, मैं नाश्ता कर चुका था, तो आप बोलेंगे मैं आपसे पहले नाश्ता कर चुका था। तो यहाँ पे आपसे पहले लगाना पड़ा ना, मतलब पहले कोई काम हुआ है उसके बाद आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको बोलना पड़ता है जब आपने पूछा तो मैं नाश्ता कर चुका था। हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायता में ही आता है। कभी भी ये वाक्य अकेले, एक वाक्य बनाने में अकेले इसकी क्षमता नहीं है। ऐसे एक ही कंडीशन होता है जो आगे बताया गया है। इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम में कोई सेंटेंस मिलता है जो नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, वो ग्रामेटिकल सही नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट अकेले नहीं आ सकता है, उसमें आगे कुछ ना कुछ वर्ड दिए होंगे, आप उस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। मैं इस पर क्वेश्चंस बनवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आप इतना याद रखिए, दिस स्ट्रक्चर नेवर कम्स अलोन। ये स्ट्रक्चर अकेले नहीं होता है, ये एक डमी सेंटेंस है, ग्रामेटिकली सही है लेकिन एक कंप्लीट वाक्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं रूल 2। ध्यान दीजिएगा रूल 2 पे। रूल 2 क्या कहता है? दिस structure is used to avoid the repetition of would have, ध्यान दिया जाए, of would have when two clause are कनेक्टेड विथ कंडीशनल्स। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर दो क्लॉज कंडीशनल से जुड़े हुए हैं, कंडीशनल से दो क्लॉज जुड़े हुए हैं और दोनों में वुड हैव का प्रयोग है, तो आपको कंडीशनल वाले क्लॉज को बदल के पास्ट परफेक्ट में कर देना होगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, आई वुड हैव dead if they would have not helped me। ध्यान से देखा जाए, ये कैमरा में बसाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हेल्प्ड मी आ रहा है, ठीक है, हाँ आ रहा है। चलिए
आई वुड हैव डाइड इफ़ दे वुड हैव नॉट हेल्प्ड मी। इस वाक्य में देखना है कि यहाँ पे कंडीशनल लगा हुआ है, इफ़ यहाँ पे वुड हैव है, यहाँ पे वुड हैव है। ऐसे मौके पे आपको ये वुड हैव काट के यहाँ पे क्या लगा देना होगा, हैड। इफ़ दे हैड नॉट हेल्प्ड मी, मतलब वाक्य में दोनों तरफ वुड हैव संभव नहीं है। जैसे दोनों तरफ शैल या विल संभव नहीं है, जैसे दोनों तरफ वुड संभव नहीं है, वैसे दोनों तरफ वुड हैव संभव नहीं है। आपको वहाँ पे पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे एक खास बात बहुत आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। अगर ये आप समझ चुके हैं, अगर दोनों तरफ हैड लगे तो क्या ये संभव है, नहीं, दोनों तरफ हैड भी संभव नहीं है। आपको एक तरफ तुरंत वुड हैव या सिंपल पास्ट कर देना होगा सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार। सिंपल पास्ट की आवश्यकता है तो सिंपल पास्ट करेंगे, सिंपल पास्ट की आवश्यकता नहीं होगी तो वुड हैव कर देंगे। अगर कंडीशनल से वाक्य जुड़े हुए हैं और दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट है तो ये भी संभव नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दोनों तरफ अगर कंडीशनल्स है और दोनों तरफ हैड यानी दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये भी संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? एक तरफ वुड हैव कर देंगे, एक तरफ हैड कर देंगे हमेशा। ना तो दोनों तरफ वुड हैव संभव है, ना ही दोनों तरफ हैड संभव है। ये मैं आपको लिखवा दूंगा, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट के आपका पास्ट परफेक्ट का दूसरा यूज़ हो गया। तो दो यूजेज आपका हो गया, पहला ये और दूसरा ये। बाकी हमने सीक्वेंस ऑफ टेंस में देखा था कि इसके यूजेज कहाँ कहाँ होंगे। एक पॉइंट और इसमें है जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने इसे लिख लिया है तो मैं उस पॉइंट को लिखवाता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। इसमें अभी कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आएंगे समझने वाले। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे इसके, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग अभी देखेंगे, ध्यान से चीज़ों को देखा जाएगा। इसमें रूल 3 क्या कहता है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो इनकम्प्लीट विश। कोई भी इच्छा जो अधूरी रह गई, जो पूर्ण नहीं हुई, उसको दिखाने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ विश शोइंग वर्ड। विश शोइंग वर्ड किसी भी तरह की इच्छा को दिखाने वाला वर्ड किस रूप में रहेगा, वर्ब के तीसरे रूप में रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे रेस्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, रेस्ट होगा तो रेस्ट, समझिएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आई हैड विश्ड फॉर ए कार। जैसे मैंने एक कार की इच्छा रखी थी, तो आई हैड विश्ड फॉर अ कार। कोई कहता है कि मैंने 90% की उम्मीद की थी, मुझे नहीं आया, तो वो बोलेगा ही हैड एक्सपेक्टेड फॉर 90% मार्क्स। देखिए सेंटेंस बन गया। तो ऐसे जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विश शोइंग वर्ड्स। ऐसे जो भी वर्ड जो इच्छा को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे विश हो गया, होप हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, थॉट हो गया, ठीक है, वांट हो गया, जो भी इच्छा को दिखाए उस वर्ड का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका रूल 3 है, आप इसे प्लीज़ नोट कर लेंगे। मुझे नहीं उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपका, ये पॉइंट भी पूरी तरह क्लियर है और पास्ट परफेक्ट भी आपका पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करवाने वाला हूँ, ध्यान दिया जाए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक के बीच की पढ़ाई का एक थीम है, ठीक है। चलिए, रूल्स ऑफ कंडीशनल्स। चलिए ध्यान दिया जाए, रूल्स ऑफ कंडीशनल्स ज़रा ध्यान दिया जाए। यहीं पे आप इस पॉइंट को तुरंत समझ लेंगे। अगर ये क्लॉज 1 है, यहाँ पे कंडीशनल है, और ये क्लॉज 2 है, ठीक है, ये फ्यूचर में और ये फ्यूचर में हो सकता है, नहीं, गलत है। दोनों तरफ शैल या विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर गौर से देखा जाएगा, ये कंडीशनल है बीच में, इफ़ व्हेन व्हेनेवर, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, दोनों फ्यूचर में है तो वाक्य गलत है। ऐसे कंडीशन में हम लोग को सुधारने के लिए क्या करना होता है, याद रखा जाएगा, हम लोग को करना होता है फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा, प्लस कंडीशनल प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट। मैं लिख रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ना चाहिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, चूँकि सारा पढ़ाया गया है इसलिए मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ।
मैं अच्छे से लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा समझ में आए। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर प्लस कंडीशनल्स प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये पहला पॉइंट होता है अगर दोनों तरफ से एलियाबिल होता है तो। क्लियर है। दूसरा, क्लॉज 1 है, कंडीशनल है और क्लॉज 2 है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट और यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वाक्य गलत है या सही है? सर सही है, इसे नहीं काटना है। अगर कंडीशनल के दोनों तरफ प्रेजेंट इंडिफिनिट है आप उसे काट नहीं सकते हैं। सही है, दोनों पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिए। मैं जो यहाँ नोट करवा रहा हूँ पहले आप नोट कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए अगले पे आते हैं, ध्यान से देखा जाएगा। अगर दोनों तरफ ध्यान से देखा जाएगा, क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, यहाँ पे भी वुड है और यहाँ पे भी वुड है, तो वाक्य गलत है या सही है? गलत है। यहाँ पे क्या करना होता है हम लोग को, वुड एक तरफ, बीच में कंडीशनल और दूसरी तरफ क्या करना होता है हम लोग को, पास्ट इंडिफिनिट। क्या करना होता है? पास्ट इंडिफिनिट। अभी आपने जस्ट पढ़ा है, वाक्य समझ में आ गया। चलिए, कंडीशनल 1 अगर पास्ट इंडिफिनिट में हो, कंडीशन हो, और दूसरा भी अगर आपका पास्ट इंडिफिनिट में हो तो वाक्य गलत है या सही है? बिल्कुल सही है, आपको इसे काटना नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिया। चलिए तीसरा जो आपने पढ़ा था, तीसरा, अगर क्लॉज 1 में भी वुड हैव का प्रयोग हो और क्लॉज 2 में भी वुड हैव का प्रयोग हो तो वाक्य गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। सुधारने के लिए क्या करते हैं, तो पहला वुड हैव ही छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे हम कंडीशनल लगा देंगे। कंडीशनल के बाद वाले हिस्से को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। किस में? पास्ट परफेक्ट में। कंडीशनल जहाँ रहेगा उसी हिस्से को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ये मैंने पहले इसलिए मैं कहता हूँ वीडियोस को लगातार देखिए, ये भी हमने जस्ट पढ़ा है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंडीशनल 1 पास्ट परफेक्ट में है और कंडीशन 2 भी पास्ट परफेक्ट में है, वाक्य गलत है या सही है? एकदम गलत है। दोनों तरफ आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी आपको वही काम करना होगा। ध्यान से, आपको इसे चेंज करना होगा। आपको इसे कर देना होगा पास्ट, एकदम वही काम आपको करना होगा, पास्ट परफेक्ट प्लस कंडीशनल्स प्लस वुड हैव। इसे आपको क्या कर देना होगा? वुड हैव। हर बार आप चेंज कहाँ करेंगे? कंडीशनल वाले हिस्से में ही करेंगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो भी आपने 6 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट को एक साथ पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ रिपीटेशन अलाउ है, कहाँ कहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ये प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का सारा नियम है। क्लियर है? इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसे दोबारा समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन बनाते समय सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, इसमें बहुत आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हमारा एक बच गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखा जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं इसे पूरा करता हूँ। पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, बस यहाँ पे हमें आगे लिख देना है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। स्ट्रक्चर में उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या माइनस प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मैं पहले इसका ग्राफ आपको बतला के समझा देता हूँ कि ये यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है। देखिए, इसको प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। भूतकाल में कोई घटना हो रही थी, ठीक है। चलिए, ये कोई भूतकाल की घटना है, भूतकाल में कोई घटना हुई। जब यह घटना हुई भूतकाल में, ये हमारा हो गया एक्शन 1। तो इससे पहले कोई घटना भूतकाल में शुरू हो चुकी थी और इसके आगे तक उसके चलने की प्रबल संभावना थी। मतलब वो उस समय कंटिन्यूटी में था। ध्यान से देखा जाए, मैं यहाँ पे डॉट 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 कर देता हूँ, डॉट 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 डॉट। ये आगे कहाँ तक जाएगा, इसके आगे की हमें कोई गारंटी नहीं है। ये पता था कि जब ये घटना हुई तो पहले से चल रहा था कोई घटना और उस समय भी चल रहा था। तो जो एक्शन 2 होगा ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे व्हेन मोदी टुक ओथ, ध्यान दिया जाए, व्हेन मोदी टुक ओथ, जब मोदी ने शपथ लिया, भूतकाल की घटना। नीतीश कुमार
नीतीश कुमार बिहार में पहले से शासन कर रहे थे, उस समय भी कर रहे थे, आगे क्या होता हम लोग को पता नहीं था। हैड बीन रूलिंग इन बिहार फॉर 7 ईयर्स। देखिए बन गया। तो भूतकाल में कोई घटना हुई है, उसके रेफरेंस में आपको भूतकाल की दूसरी घटना की चर्चा करनी है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नियम है नहीं, बस जब भी पास्ट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस या समय आ जाएगा तो आपको उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होगा। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। फॉर या सिंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। मैं फिर आपको बतलाता हूँ, पास्ट परफेक्ट में भी मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एसेंस का प्रयोग हो सकता है किसी भी परफेक्ट में, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। अगर कोई घटना भूतकाल में हुई है, समाप्त हो गई, उसका प्रभाव है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, भूतकाल में घटना हो गई है, उसका प्रभाव है प्रेजेंट परफेक्ट, वहाँ पे फॉर सेंस लगता है। अगर वो घटना भूतकाल में शुरू हुई और अभी भी चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर वो घटना भूतकाल में समाप्त हो गई है, प्रभाव की कोई चर्चा नहीं है, आप पास्ट परफेक्ट में भी फॉर एसेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वो घटना भूतकाल के किसी घटना से तुलना करके बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दिया जाए। क्लियर है? चलिए ध्यान से चीज़ों को देख लिया जाए। हमारा पास्ट टेंस का सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। पास्ट टेंस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा काम है, अगला वीडियो हमारा होगा इमेजिनेशन पे। इमेजिनेशन को भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे और फ्यूचर को पढ़ लेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा इमेजिनेशन और फ्यूचर पे। हमारा टेंस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग अपने आप को आगे टेंस के क्वेश्चंस पे लेके आएंगे। टेंस के क्वेश्चंस को बनाएंगे, जितने तरह के क्वेश्चन संभव है बनाएंगे। चूँकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आप भी क्वेश्चंस अपने घर पे बनाएं और देखें कि पढ़ाई आपको कहाँ तक फ़ायदा कर रहा है, कहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अपने सपोर्ट को आप ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों से बोले कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।